एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा एंड आज से हम अपनी पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 की तैयारी शुरू कर रहे हैं। सो वी हैव आवर एग्जाम ऑन द 20th मार्च। लगभग हमारे पास 20 दिन है अपने पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए। तो पूरी स्ट्रैटेजी लेके मैं आ गई हूं। 20 डेज में हमें कैसे काम करना है, कैसे हम दोनों बुक्स कंप्लीट करेंगे, क्या हमारा पूरा पैटर्न रहेगा तैयारी का। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एज वी ऑल नो, जो हमारा टारगेट है वो क्या है, 100 आउट ऑफ 100। 100 आउट ऑफ 100 अचीवेबल है, बहुत इजीली आ सकता है अगर आप इन 20 दिनों में डेडिकेटेडली मेहनत करें। तो देखते हैं क्या हमारा माइंड मैप रहेगा पॉलिटिकल साइंस की तैयारी को लेके, कैसे आपको इन 20 दिनों को निचोड़ के मेहनत करनी है और 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा काम है दैट इज एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीडिंग, जो कि मैं अज्यूम करके चल रही हूं 90% स्टूडेंट्स ने कर ली होगी। 90% ऑफ यू would have gone through your NCERTs। क्योंकि ये मैं क्यों बोल रही हूं, NCERT पढ़े बिना क्यों आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि 12 into 1 12 मार्क्स के आपके 1 मार्कर है MCQs, राइट। तो 12 MCQ आएंगे, उनको कैसे करोगे अगर लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ोगे, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, राइट। फिर 2 मार्कर्स के 6 क्वेश्चन है, 12 नंबर आपके यहाँ पे हैं। तो 2 मार्कर्स भी मैं आके आपको जबरदस्ती करा नहीं सकती, क्योंकि चैप्टर में कहीं से भी 2 पॉइंट्स उठा के 2 मार्कर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो दैट इज वाई एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है, अभी भी 20 दिन बहुत होते हैं, 2-2 चैप्टर एक दिन में पढ़ो, यू कैन डू इट, राइट। चैनल पे सारे चैप्टर्स कवर्ड है, सारे रिसोर्सेज है आपके पास, प्लेलिस्ट में यहां डाल रही हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, राइट। मैं आगे आगे इतना अच्छा कंटेंट लाऊंगी, वन शॉट में हम पूरा सिलेबस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मैप पे आएगी, फिर कार्टून पे आएगी, तो साथ में आपको बने रहना है। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि जो हमारी 20 डे स्ट्रैटेजी है वो बहुत बढ़िया से हम मिलके यहां करेंगे, राइट। सो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्यों करनी है, क्योंकि एमसीक्यू है 12 नंबर के, 2 मार्कर क्वेश्चन है 12 नंबर के, वो जितना भी हम बाहर से क्वेश्चन लेके तैयारी कर ले, बुक में से ही पूछेंगे, तो यहां पे मिस्टेक का स्कोप आ जाएगा अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे। फिर हमारे 4 मार्कर हैं, 5 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स, यहां पे 20 मार्क्स बनते हैं हमारे, राइट। 4 मार्कर है तो कितने पॉइंट होंगे, 4 पॉइंट्स होंगे। ऊपर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन छोड़ के बीच में 4 पॉइंट्स, तो टोटल आप समझ लीजिए 6 पॉइंट्स, राइट। एंड 6 मार्कर है, 4 6 मार्कर्स हैं आपके, सो 24 मार्क्स आपके यहां बनते हैं। अल्टीमेट लॉन्ग आंसर कैसे लिखना है 20 डेज में सब कुछ हम सीख लेंगे, राइट। सो दैट इज व्हाई एनसीईआरटी पढ़ना आप मिस नहीं कर सकते। अब कमेंट में आके ये मत बोलना सिर्फ अब इस टाइम में मैं एनसीईआरटी पढ़ूं या आंसर राइटिंग करूं या क्या करूं, बहुत टाइम है, यू कैन डू इट, यू कैन मैनेज इट, राइट। आगे चलते हैं। ये हमारा कितना बना, 44 यहां बन गए, 24 यहां बन गए, 68 मार्क्स आपके यहां बन गए, राइट। फिर यहां पे हमारा बाकी 12 मार्क्स का हमारा पैसेज, कार्टून और मैप वर्क पूछा जाएगा, राइट। सो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, कार्टून क्वेश्चंस और मैप वर्क क्वेश्चंस हम मिलके सीखेंगे और अटेम्प्ट करेंगे इन 20 डेज में। पूरा मैं आपको बता दूंगी कैसे इनके लिए हमें अप्रोच करना है, राइट। क्लियर है, दिस इज आवर रिक्वायरमेंट ऑफ एनसीईआरटी रीडिंग। आप देख सकते हैं पेपर पैटर्न ऐसा बनाया गया है कि अगर जिसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी वो बच के नहीं जा पाएगा, वो बैठ के रोएगा, राइट। सो एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़नी है, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। अगर ये नहीं हुआ है, हो जाना चाहिए। क्यों, अब ये कैसे पढ़नी है, ऑल ऑफ दोज जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, कैसे पढ़नी है, कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है, मैंने वीडियो बनाई हुई है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे, यहां लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वो भी मिल जाएगी, तो वही आप देख के करना। पहले कौन सा चैप्टर करना है, जिसकी ज्यादा वेटेज है, तो वो वाली वीडियो जरूर देख लेना। आगे चलते हैं। अब यहां हम आते हैं मेन मुद्दे पे। मेरे जो 90% स्टूडेंट्स हैं, मुझे यकीन है एनसीईआरटी पढ़ ली है, राइट, एक्सप्लेनेशन भी देख ली है, मेरी जो वीडियोस हैं। अब हमें क्या करना है, रेडीमेड आंसर नोट्स, जो मैंने अपनी 98% वाली स्ट्रैटेजी में बताया है, यही है वो चीज जो आपको 100 आउट ऑफ 100 दिलाएगी, कि आप पहले से अपने आंसर्स रेडी करके चल रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए चैप्टर वाइज टॉपिक्स लाई हूं, क्वेश्चंस लाई हूं, पूरा एक आपको सिस्टमैटिक तरीके से बताऊंगी कि आपको इन 20 दिनों में ये वाले टॉपिक्स के अपने खुद के आंसर नोट्स बना लेने हैं। अब ये आंसर नोट्स कहां से बनेंगे, ये बनेंगे एनसीईआरटी से, राइट।
एनसीईआरटी से हम पॉइंट्स उठाएंगे, जो पैराग्राफ है उसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे, है ना। और जो आपने मेरी वीडियो एक्सप्लेनेशन देखी है, एक्सप्लेनेशन वीडियोस हैं जो, उसमें मैंने जो आपको नोट्स दिए हुए हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ है, एक्सप्लेनेशन वीडियो में मैंने पॉइंट्स में उसको लिखा हुआ है, हर एक टॉपिक को, उसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके जैसा आप अपने बोर्ड्स में आंसर लिख के आएंगे, ये हैं आपके रेडीमेड आंसर्स जो आपको वहां बोर्ड्स में बैठ के स्टिचिंग नहीं करनी है, पहले से रट के गए हो, पहले से ऑर्गेनाइज करके गए हो, इंट्रोडक्शन में, ये कंक्लूजन में, और ये 4 पॉइंट्स वो आपको सीधा कॉपी पेस्ट कर देने हैं चिट्टी द रोबो की तरह, राइट। सो कॉपी पेस्ट कर देंगे, इसीलिए ये रेडीमेड आंसर्स आज मैं आपको टॉपिक्स दे रही हूं कि भैया इन 20 दिनों में चैप्टर वाइज इन टॉपिक्स के अभी से आंसर लिख दो। कैसे आंसर्स? रेडीमेड आंसर्स। अगर ये टॉपिक से क्वेश्चन आया बोर्ड में तो क्या होगा, मैं यही आंसर लिख के आऊंगी विदाउट एनी मिस्टेक, विद ऑल द कीवर्ड्स, विद ऑल द डिटेल्स, राइट। आप अपना आंसर बनाने लगेंगे आज से इन टॉपिक्स पे जो मैं आपको चैप्टर वाइज दे रही हूं, जो आप अपने दिन में फर्स्ट चैप्टर शुरू में ले लीजिए, 1 घंटा लगेगा मैक्स टू मैक्स, सेकेंड चैप्टर दोपहर में ले लीजिए, 3 स्लॉट्स में डिवाइड करके अगर आप 3-3 चैप्टर्स डेली करते हैं, इन टॉपिक्स को लिखते हैं अपने खुद के नोट्स, किसी और के नहीं, तो ट्रस्ट में 100 आउट ऑफ 100 बहुत इजी हो जाएगा। तो आज हम चलते हैं अपने आंसर वाले टॉपिक नोट्स पे। तो ये जो सारे टॉपिक्स मैंने आपके लिए निकाले हैं, ये पास्ट ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड हैं, जो रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर 4 मार्कर्स एंड 6 मार्कर्स, राइट। एंड 2 मार्कर्स में तो देखो कोई भी लिमिट ही नहीं है, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी में से 2 पॉइंट्स का कोई भी टॉपिक मिल सकता है सीबीएसई को। तो हमें जो मेन तैयारी करनी है वो 4 और 6 मार्कर्स की रहेगी। 2 मार्कर्स और 1 मार्कर्स हमारा एनसीईआरटी रीडिंग, लाइन बाय लाइन रीडिंग से सॉल्व हो जाएंगे, राइट। तो चलिए चलते हैं। चलिए एवरीवन, सो इधर है हमारे पास अपने आंसर राइटिंग टॉपिक्स स्लैश क्वेश्चंस, ऐसे टॉपिक्स और क्वेश्चंस जिनके आपको पहले से आंसर बना के रखने हैं, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में बिना दिमाग लगाए उसको कॉपी पेस्ट करके आ जाएं। हल्की सी आपको ये बात याद रखनी है कि बिना दिमाग लगाए का मतलब ये नहीं है कि पूरा वो टॉपिक देखा तो आंसर छाप दिया। थोड़ा सा देखो, अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया है तो उस तरीके से आप अपने आंसर को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन जो मेन कॉन्टेंट है, जो कीवर्ड्स है, वो सेम ही रहता है उस टॉपिक में, राइट। बस जो थोड़ा सा फ्रेमवर्क है, क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, वो चेंज हो जाता है। तो चलिए चलते हैं, चैप्टर वाइज मैं आपके लिए लाई हूं आपको कौन से टॉपिक्स पे अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं। और ये नोट्स कहां से प्रिपेयर करने हैं? एनसीईआरटी से जो पैराग्राफ गिवन है, पॉइंटर्स बना के पहले एनसीईआरटी में मार्क कर लो, ये पॉइंट 1 लिखूंगी, ये पॉइंट 2, ये पॉइंट 3, या फिर जो मेरी चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस है उसमें मैंने हैंड रिटन नोट्स दिए हुए हैं, टेलीग्राम चैनल पे वो प्रोवाइडेड है, उनको आप एक्सपैंड कर सकते हो, राइट। क्लियर है? सो पूरा मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं चैप्टर वाइज टॉपिक्स पे। तो सबसे पहले चैप्टर 2, राइट। हमारा चैप्टर 1 कोल्ड वॉर हट चुका है सीबीएसई से, चैप्टर 2 पे चलते हैं। शॉक थेरेपी, द पेनफुल प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन, बहुत बार पूछा जाता है क्या था ये पेनफुल प्रोसेस, व्हाट वाज शॉक थेरेपी। तो पूरा आपके पॉइंटर्स आएंगे, इन सबको 6 मार्कर के तहत प्रिपेयर करना, क्योंकि अगर 4 मार्कर में आया आप 2 पॉइंट्स हटा के लिख सकते हैं, 6 मार्कर में आया तो वेल एंड गुड। क्लियर है? आगे चलते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी के कारण क्या आफ्टर इफेक्ट्स थे, हमने सब कुछ किया हुआ है। Why did the Soviet Union need reforms, क्यों जरूरत थी सोवियत यूनियन को रिफॉर्म्स की, यहां पे पूछा गया है। क्या वीकनेस थी, है ना। तो सोवियत स्ट्रक्चर का हम वीकनेस, जो हमने ब्यूरोक्रेटिक हो गया, ऑटोक्रेटिक, बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव हो गया, राइट, विच वर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। मैं ये पूरी पीपीटी अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी, आप डेली 2 चैप्टर्स करें, उनका ये टॉपिक्स के आंसर बनाएं पॉइंट वाइज। क्लियर है? पहले इंट्रो आएगा, फिर आपके पॉइंट्स आएंगे और फिर कंक्लूजन आएगा। क्लियर है? राइट। चलिए, जहां पे फ्लो चार्ट इनकॉर्पोरेट हो सकता है, थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, तो आप आंसर में बिल्कुल शुरुआत में फ्लो चार्ट बना सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल, आपका ग्लोबलाइजेशन में क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, फ्लो चार्ट से बताया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल। सिमिलरली टेररिज्म में, राइट, टेररिज्म कह रही हूँ, सिक्योरिटी में ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल, इंटरनल, एक्सटर्नल। तो जहां फ्लो चार्ट रिक्वायर्ड है, फ्लो चार्ट बना के आप अपना आंसर बना लेंगे। क्लियर है? दिस इज फॉर चैप्टर 2। आगे चलते हैं, चैप्टर 4 पे चलते हैं।
EU has evolved from economic union to increasingly political one. क्या इसमें आपके पॉइंट्स रहेंगे, कैसे वो पॉलिटिकल यूनियन बन रहा है? ओन फ्लैग, राइट, ओन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश, राइट, ओन करेंसी, तो ये सारा आप बताएंगे. EU has economic, political and diplomatic and military influence. So यहाँ पे influential power of European Union पूछी गई है. Explain importance of ASEAN as a regional organization and factors responsible for economic ग्रोथ ऑफ कम्युनिस्ट चाइना. कैसे ग्रोथ हुई चाइना की, क्या अलग स्टेप्स थे, क्या फैक्टर्स थे? क्लियर है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 4. आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 5 पे. फैक्टर्स दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू पाकिस्तान्स फेलियर इन बिल्डिंग अ स्टेबल डेमोक्रेसी. इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है. Explain the circumstances responsible for the liberation of Bangladesh in 1971. Right? बांग्लादेश 1971 वॉर का आपको पहले ब्रीफ देना है, राइट, फिर कैसे उसको लिबरेशन मिली, आजादी मिली, राइट. एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका, इंपॉर्टेंट है. क्या एथनिक कॉन्फ्लिक्ट था, राइट. आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 6 पे. इंडिया itself also wishes to be a permanent member in the restructured UN. Justify. प्रूव करो ये स्टेटमेंट. तो ये जो स्टेटमेंट्स आती हैं, इस स्टेटमेंट के नीचे जो लिखा है एनसीईआरटी में, वो आपका आंसर होता है, राइट. नीचे या आसपास कि इंडिया क्यों बनना चाहती है परमानेंट मेंबर, क्योंकि जो सारा क्राइटेरिया है वो उसमें फिट करती है, राइट. क्राइटेरिया लेट डाउन फॉर द परमानेंट मेंबरशिप इन यूएनएससी कनेक्टेड है इससे. Assess the role of UN as the most important international organization. Role, UN का क्या काम है? Describe the organizational structure and working of the United Nations Security Council. Very important. Permanent members, non-permanent members, right? आगे चलते हैं चैप्टर 7 पे. What steps can be taken to ensure traditional security and cooperation? तो cooperation क्या था, क्या क्या आना चाहिए इसमें? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, राइट, आपका आर्म्स कंट्रोल, राइट, वो जो सारे पॉइंट्स थे उनको एक्सप्लेन करना है. इंडिया की क्या सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है भैया, राइट. डिस्क्राइब एनी 3 न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट टू सिक्योरिटी. क्लियर है? क्या नए सोर्सेज हैं? टेररिज्म आ सकता है, हेल्थ एपिडेमिक्स आ सकते हैं, राइट, पावर्टी, ग्लोबल पावर्टी आ गई. एंड टेररिज्म में जो ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल नोशंस है वो तो है इंपॉर्टेंट, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर से. आगे चलते हैं चैप्टर 8 और चैप्टर 9 पे. What do you understand by the concept common but differentiated responsibilities of states towards protection of environment? Very important, यही क्वेश्चन बनता है चैप्टर 8 से. चैप्टर 9 की बात करें तो what are the political, economic and cultural effects of globalization? Consequences पूछा गया है. And describe any 2 positive and 2 negative consequences of globalization. एक ही आंसर 2 अलग तरीकों में, 2 अलग स्ट्रक्चर फ्रेम होंगे आंसर के. यहाँ पे पहले पॉजिटिव बताएंगे, फिर नेगेटिव, और यहाँ पे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल करके आप बताएंगे सब पॉइंट्स में, राइट. मेक श्योर कि आप लॉन्ग आंसर्स को सब पॉइंट्स में डिवाइड कर रहे हैं, बोरिंग नहीं बना रहे. आगे चलते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर बुक 2. बुक 2 का चैप्टर नंबर 1. हाँ जी एवरीवन, व्हाट वर द इमीडिएट चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस? क्या 3 चैलेंजेस थे, राइट. एक्सप्लेन एनी 6 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन के कारण क्या इंपैक्ट हुआ. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन ऑन विच प्रिंसिपल वाज द डिवीजन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट डन. कौन सा प्रिंसिपल है, राइट. द चैलेंज ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, ये इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू हैदराबाद, राइट, और सरदार वल्लभ भाई पटेल्स रोल, राइट. तो यहाँ पे वी कैन से जो एडिड टॉपिक है सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, वो इंपॉर्टेंट आ जाता है. आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे. व्हाट फैक्टर्स लेड द कांग्रेस टू बिकम अ डोमिनेंट पार्टी इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस? क्या फैक्टर्स थे, क्या वो लेगेसी थी, लेगेसी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, द इम्पैक्ट ऑफ द नेशनलिस्ट लीडर जवाहरलाल नेहरू, राइट. डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी दैट केप्ट इट एज अ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोalition ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल. क्या फीचर्स थे जो उसको इतना ज्यादा डाइवर्स बना के रखा? मैंने चैप्टर मेंशन किया है, खुद एनसीईआरटी में जाओ और आंसर ढूंढो. आई विल नॉट बी प्रोवाइडिंग यू द आंसर्स, क्योंकि आपको बोर्ड्स में भी खुद लिखना है, और ये अगर आप टास्क कर लोगे ना, ट्रस्ट मी, फुल है आपके मार्क्स. आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पे.
फर्स्ट एंड सेकंड 5 ईयर प्लान पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से उसका छोटा सा आंसर बना लो। लैंड रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट है, कौन से सक्सेसफुल थे कौन से अनसक्सेसफुल थे। एंड ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन पे एक क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, डिस्क्राइब एनी 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, राइट, ग्रीन रेवोल्यूशन। क्लियर है, आगे चलते हैं। चैप्टर 4, डिस्क्राइब द रोल ऑफ नेहरू इन फ्रेमिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो नेहरूज रोल, यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी जो हमारा नैम था, नॉन अलाइंड मूवमेंट, राइट, वो हम एक्सप्लेन करेंगे। जो 3 फीचर्स थे हमारे फॉरेन पॉलिसी के, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चाइना और पाकिस्तान का जो पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट, वॉर एंड पीस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक पे तो बनता ही बनता है, राइट, क्या वॉर हुई, कैसे वो पूरा था, लेंदी है, ये पहले कर लेना, राइट, क्लियर है, आगे चलते हैं। चैप्टर 5 पे एक्सप्लेन द टर्म नॉन कांग्रेसिज्म, इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट भी इंपॉर्टेंट है, राइट। द इलेक्शन रिजल्ट्स ऑफ 1967 वर डिस्क्राइब्ड एज अ पॉलिटिकल अर्थक्वेक जस्टिफाइड। क्यों? डिस्क्राइब एनी 3 इवेंट्स दैट लेड टू द स्प्लिट ऑफ कांग्रेस पार्टी। बोला ना इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट, क्या इवेंट्स थे 1969 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में फेस ऑफ, राइट, वो भी आएगा। एग्जामिन एनी 4 फैक्टर्स व्हिच लेड टू द पॉपुलैरिटी ऑफ इंदिरा गांधीज गवर्नमेंट in the early 1970s, very important। आगे चलते हैं। Chapter 6, explain the circumstances which led to the imposition of emergency। Circumstances, reasons, events, यानी कि बैकग्राउंड पूछा है, जो इमरजेंसी से पहले चीजें घटी जिसकी वजह से इमरजेंसी लगाई गई। Analyze the impact of emergency after it was implemented on 25th June 1975. Impact, causes, consequences. Describe any 3 major political developments that took place in India after the lifting of emergency. Emergency खत्म होने के बाद 1977 में क्या political developments हुई, जनता पार्टी की जीत हुई इलेक्शंस में, सब आपको बताना है। Highlight the acts of dissent and resistance of the emergency imposed in 1975, very important, causes में ही आता है, right, क्लियर है। जो लास्ट पैराग्राफ है वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। चैप्टर 8, Jammu and Kashmir is one of the living examples of plural society and politics justify the statement। Plural society पहले बताना है, जो रीजन है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, कहाँ कैसे वहां पे लोग हैं, एंड फिर पॉलिटिक्स, राइट। जम्मू एंड कश्मीर और यार पंजाब और नॉर्थ ईस्ट, ये वाला जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। रीजनल एस्पिरेशंस बहुत लेंदी भी है, कैसे इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिटिक्स है, राइट, वो सब आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। साइकिल of violence in Punjab and the cooperation thereafter, कौन सा अकॉर्ड हुआ, right? What are the lessons that could be learned from regional aspirations? Lessons important है, लास्ट वाला टॉपिक है जो चैप्टर का। आगे चलते हैं हमारा लास्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 9। Describe any 4 major political developments that India witnessed between the period of 1989 to 1999। आपके पास 5 points है चैप्टर की शुरुआत में, any 4 you can describe। Explain any 3 instances of growing consensus among political parties after 1989। growing consensus के टॉपिक में है। इसके बाद coalition government बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। In the new era of coalition politics, political parties are not aligning or realigning on the basis of ideology, support or oppose the statement। These are the most important topics। इन सारे टॉपिक्स के अगर आप आंसर रेडी कर लेंगे, उससे क्या होगा, आपका जो मेमोराइजेशन है इन टॉपिक्स का वो पक्का हो जाएगा। जो कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करना कि ये कीवर्ड्स अगर मैंने आंसर में इंक्लूड नहीं करे तो मेरा आंसर 0 हो जाएगा, राइट। सो मेमोरी में हेल्प करेगा, राइट। यहां लिख लेते हैं, अगर हम पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं, फिर एनसीईआरटी में मार्क करें, फिर आंसर लिख रहे हैं, तो हमें वो याद रहेगा, मेमोराइजेशन मेमोरी में फीड हो जाएगा। सेकेंड चीज, हमें याद रहेंगे कीवर्ड्स, राइट, और हमारा जो टाइम वेस्ट है वो नहीं होगा बोर्ड्स में इन फ्रेमिंग द आंसर।
रेडीमेड है हमारे पास आंसर, जो हमें बस जाके लिख देना है। सो नो स्टिचिंग, नो टाइम वेस्ट, नो पैनिक, इंट्रो क्या लिखूं, कंक्लूजन क्या लिखूं, सब पहले से करके रखना है। इससे आपको सारा जो आपका चैप्टर है वो रिवाइज भी होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स भी याद होंगे, कीवर्ड्स मिस मत करना, और जहां पे फ्लो चार्ट बन सके आपको फ्लो चार्ट बनाना है। क्लियर है सभी को? राइट, चलिए अब इसके बाद जब आप ये सारे टॉपिक्स की आंसर राइटिंग कर लेंगे, या फिर इसके बीच बीच में भी, जैसे मैंने बताया, मैप क्वेश्चन वन शॉट वीडियो में ले आऊंगी, राइट, वन शॉट वीडियो बहुत जल्द 1-2 दिन में आ जाएगा। कार्टून क्वेश्चंस की भी वन शॉट वीडियो आ जाएगी चैनल पे, राइट। एंड अब आपको क्या करना है, जब आपने अपने सारे ये टॉपिक वाइज नोट्स बना लिए हैं, फिर आपको करनी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करोगे? सैंपल क्वेश्चन पेपर, राइट, एंड पास्ट ईयर क्वेश्चंस। पास्ट ईयर क्वेश्चंस तो मक्खन की तरह आप सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको काफी सारे उन टॉपिक्स में दे दिए हैं जिनके आंसर्स आपने फ्रेम कर लिए हैं। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, मैं ये नहीं कह रही हूं बैठ के लिखो, एक बार झांको सैंपल क्वेश्चन पेपर में, देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा इसका आंसर ये बनेगा, सीधा 3 पॉइंट्स में लिख दो, मैं ये 3 पॉइंट्स लिख के आऊंगा 1 वर्ड के, बस एक स्ट्रक्चर बना लो, क्या आपको वो क्वेश्चन आता है। सिमिलरली फॉर पास्ट ईयर क्वेश्चंस, आफ्टर डूइंग ऑल दैट जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है, ट्रस्ट में पास्ट ईयर क्वेश्चंस आपसे ऐसे सॉल्व होंगे, तो वो आपको कब पता चलेगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे, और ये प्रैक्टिस करने से क्या आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा, जो कि आपको 20 मार्च को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, राइट। सो ये है हमारी ताबड़तोड़ स्ट्रैटेजी फॉर अ 20-day चैलेंज फॉर पॉलिटिकल साइंस। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके बीच में और भी एग्जाम्स हैं, या फिर जिनको एक भी गैप नहीं मिला है, कोई आईटी का एग्जाम है पहले या कोई और एग्जाम है। डोंट पैनिक, 20 डेज बहुत होती हैं। अगर आप ढंग से अपने दिन को 2 से 3 स्लॉट्स में डिवाइड करोगे अलग अलग सब्जेक्ट को लेके, यू कैन ईजिली डू इट, राइट, एंड दिस इज योर टाइम टू शाइन। बस आप ये जो स्टेप नंबर 2 है आंसर राइटिंग वाला, जो मैंने आपको टॉपिक्स दिए हैं, ये ऐसे टॉपिक्स हैं, इनसे बाहर 4 और 6 मार्कर्स में नहीं आता है। ट्रस्ट मी, बस ये कर लो, बहुत फायदा होगा, राइट। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ यू डिड, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video.